हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेरी वेल. सो दिस वीडियो इज अबाउट द ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स एज वेल. लास्ट वीडियोज़ में हमने क्लास 10th का न्यूट्रिशन एंड रेस्पिरेशन दो टॉपिक्स, दो लाइफ प्रोसेसेस हमने कंप्लीट कर लिए थे. इस वीडियो से हम ट्रांसपोर्टेशन पढ़ना शुरू करेंगे. हार्डली 2 और 3 वीडियोज़ की ही बात है जिसमें हमारा ये टॉपिक कवर हो जाएगा. सो तब तक कीप कनेक्टिंग विद अस. सो करते हैं हम आज का टॉपिक शुरू, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन. सो अपनी लेसन शुरू करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है. यस, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, प्रेस द बेल आइकन. कोई भी नई वीडियो आती है तो आपको उसके बारे में नोटिफिकेशन ज़रूर मिलेगा. एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एज वेल. थैंक यू. सो अब करते हैं आज का टॉपिक हमारा शुरू, दैट इज़ अबाउट द ट्रांसपोर्टेशन. अब इन द अर्लियर टॉपिक्स, जैसे कि हमने जब न्यूट्रिशन पढ़ा था, हमने जब रेस्पिरेशन पढ़ा था, तो हमारी स्टोरी जहाँ से शुरू होती है दैट इज़ कि यूनिसेल्युलर एंड मल्टी सेल्युलर. हमारी कोई भी अगर हम प्रोसेस शुरू कर रहे हैं तो हम इन्हीं दोनों के डिफरेंसेस के बेसिस पर या इन्हीं दोनों ऑर्गेनिज्म, दोनों तरह के ऑर्गेनिजम्स के बेसिस पर, यूनिसेल्युलर एंड मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स के बेसिस पर ही हम किसी भी प्रोसेस को आगे समझना शुरू कर रहे हैं. अब यूनिसेल्युलर के बारे में हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हमारे अर्थ पर बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि यूनिसेल्युलर हैं. तो उनके बारे में भी हमें पढ़ना एक बार, क्योंकि उनके बारे में पढ़ना थोड़ा सा सिंपल है. क्यों? क्योंकि वो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है. जितनी भी प्रोसेसेस होंगी वो सभी की सभी एक ही सेल के अंदर होंगी. और मल्टी सेलुलर में वो थोड़ा सा हमारा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है. इसीलिए हम सिंपलर से कॉम्प्लेक्सर फॉर्म की तरफ मूव अहेड करते हैं. अब अगर हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हमारे बेसिकली हैं क्या? बैक्टीरिया हो गए, प्रोटोजोन प्रोटिस्ट्स हो गए और प्रोटोजोआज हो गए, और हमारे कुछ सम फंगी हो गई, फॉर एग्जाम्पल ईस्ट, और कुछ हमारे एल्गेज हो गए. ये सभी क्या है? हमारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं. इनमें से कुछ प्रोकैरियोट्स हैं, कुछ यूकैरियोट्स हैं. तो जो हमारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, इन सब के अंदर हमारा क्या होता है कि ये लोग यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो हैं, दे टेक इन द न्यूट्रिशन और दे टेक अप द फूड विद द हेल्प ऑफ एंडोसाइटोसिस. रेस्पिरेशन इनके अंदर हमने पढ़ा सिंपली बाय डिफ्यूजन. एंड ट्रांसपोर्टेशन के लिए अब इनके पास एक हमारा प्रोसेस होता है जिसको हम कहते हैं साइक्लोसिस. अब ये साइक्लोसिस क्या होता है? साइक्लोसिस होता है साइटोप्लाज्म की या साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग मूवमेंट्स होते हैं. यानी हमारा जो साइटोप्लाज्म है, ये साइटोप्लाज्म एक सेल में, यानी विद इन द सेल, सपोज दिस इज द सेल ऑफ एन अमीबा, यहाँ पर ये हमारा साइटोप्लाज्म इस तरह से मूव करता रहेगा. यानी इसकी कुछ डायरेक्शंस होंगी, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, ये मूव करता रहेगा. क्यों? क्योंकि सेल के हर एक पोर्शन में जहाँ पर भी वेस्ट मटेरियल बना है या कुछ भी ऐसा है जो सेलुलर डेब्रिस इकट्ठा हो गया है सेल के अंदर, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग मूवमेंट्स यानी साइक्लोसिस के थ्रू उस डेब्रिस को इकट्ठा किया जाता है और सेल से बाहर एक्सक्रीट आउट कर दिया जाता है. और दूसरी चीज न्यूट्रिशन यानी एंडोसाइटोसिस के थ्रू अगर इस सेल ने, अमीबा ने कुछ अपने अंदर एनगल्फ करा है या कुछ अपने अंदर इसने फैगोसाइट करा है या पिनोसाइट करा है, तो उस कंटेंट को, उस लिक्विड और हमारे सॉलिड मटेरियल को साइक्लोसिस यानी साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग मूवमेंट्स के थ्रू सेल के हर एक पोर्शन तक और सेल के हर एक ऑर्गेनेलीज तक इसको पहुंचा दिया जाता है. हालांकि साइटोप्लाज्म हमारा डिफ्यूज्ड रहता है, यानी कि पूरे ही सेल में ये फैला हुआ रहता है, लेकिन फिर भी इसमें हमारी साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट्स, स्ट्रीमिंग मूवमेंट्स होती हैं. ठीक है, और उनको हम कहते हैं साइक्लोसिस. तो
यूनिसेलुलर्स में इतना सा सिंपल सा था ये प्रोसेस, ट्रांसपोर्टेशन किस तरह से होगा। अब मल्टी सेलुलर्स में क्या होता है, मल्टी सेलुलर्स का अगर हम लें तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर डिवीजन ऑफ लेबर हो जाता है ना, काम बट जाता है यहाँ पर ऑर्गेनिजम्स के अंदर। क्यों? क्योंकि अब एक सेल नहीं, बहुत सारी सेल्स एक दूसरे के साथ मिली हुई हैं, एक बॉडी बना रही हैं, एक ऑर्गेनिज्मिक बॉडी वो बना रही हैं। तो इसके लिए सभी सेल्स आपस में अपना अपना लेबर डिवाइड कर लेती हैं, यानी अपना अपना वर्क डिवाइड कर लेती हैं, जिसकी वजह से उनके अंदर एक सेल्फ स्पेसिफिसिटी भी आ जाती है कि वो अपनी एक फंक्शन के लिए प्रॉपर एक फंक्शन के लिए स्पेसिफिक हो जाती हैं। सो हम उतना डिटेल में आगे नहीं जाएंगे, हम अभी बात करते हैं कि डिवीजन ऑफ लेबर उनमें हो जाता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में। अब उसकी वजह से, क्योंकि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि मल्टीपल सेल्स के बने हैं, अब मल्टीपल सेल्स के बने हैं, अब सपोज करो कि जैसे हम अगर अपना एग्जांपल लें या प्लांट्स का, अगर हम सिंपल सा एक बार प्लांट्स का एग्जांपल लेके देखते हैं। अब जैसे प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स में वाटर एब्जॉर्ब करा हमारा किसने, रूट्स ने। वाटर एब्जॉर्ब हो रहा है रूट से, रूट एब्जॉर्ब कर रही है उसको अंडरग्राउंड वाटर, ठीक है, सॉइल से। अब उसकी रिक्वायरमेंट कहाँ है, अप टू द टॉप ऑफ द प्लांट, यानी लीफ पर उसकी रिक्वायरमेंट है। लीफ पर जा करके, यानी कि अगर हम देखें यहाँ पर, ये सपोज करो ये कोई प्लांट है, इसकी रूट्स हमारी वाटर एब्जॉर्ब कर रही हैं और ये वाटर रिक्वायर्ड है हमारा इधर, इस लीफ पर ये वाटर की रिक्वायरमेंट है। तो ये वाटर की जो रिक्वायरमेंट इस लीफ की होगी, इसको फुलफिल तो रूट ही करेगी। क्यों? क्योंकि यही एक, क्योंकि प्लांट का एक यही, प्लांट बॉडी का सिर्फ एक यही पार्ट ऐसा है जो कि वाटर के टच में है, जो कि ग्राउंड वाटर के टच में है, और वो क्या है, रूट्स, है ना। तो अब रिक्वायरमेंट इसकी यहाँ है और इसका एब्जॉर्प्शन यहाँ हो रहा है। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के केस में ये बहुत बार और हर बार ही देखा जाता है कि आपकी रिक्वायरमेंट किसी सब्सटेंस की कहीं होगी और उसका साइट ऑफ सिक्रीशन और साइट ऑफ यू कैन से एब्जॉर्प्शन, या उसका बनने का, सिंथेसिस का उसका जो साइट होगा वो साइट ऑफ एक्शन या साइट ऑफ नीड से बहुत दूर होगा। तो अब वो उस साइट तक पहुंचाने के लिए, यानी कि ये दोनों साइट्स आपस में कम्युनिकेट करेंगी। किस तरह से करेंगी? विद द हेल्प ऑफ द प्रोसेस नेम्ड ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू ये हमारी दोनों साइट्स आपस में कम्युनिकेट करेंगी, और वी कैन से ट्रांसपोर्टेशन एक ऐसा प्रोसेस होगा जो कि किसी भी हमारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म को उसकी रिक्वायरमेंट की सारी चीज़ें प्रोवाइड करेगा। और वहाँ अगर कोई डेब्रिस बन रहा है या कोई वहाँ पर एक्सक्रीटरी मटेरियल बन रहा है किसी भी सेल में या ऑर्गन में, तो उस ऑर्गन से उस एक्सक्रीटरी मटेरियल को कलेक्ट करेगा और पर्टिकुलर उस ऑर्गन तक पहुँचा देगा जहाँ पर उसका एक्सक्रीशन होना है। ठीक है, तो इस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन जो होता है ये हमारी बॉडी को थोड़ा कम्युनिकेट करा देता है एक दूसरे से, हमारी बॉडी के ऑर्गन्स को एक दूसरे से कम्युनिकेट करा देता है। जैसे यहाँ पर रूट्स को कम्युनिकेट करा दिया गया लीफ से, अब उसको कम्युनिकेट कराने के लिए हमारे पास कौन सा टिश्यू था? रूट्स के अंदर हमारा क्या प्रेजेंट था? यहाँ पर जाइलम टिश्यू था। जाइलम ने इस वाटर को कंडक्ट करा, फिर लीफ ने, अब क्योंकि लीफ हमारा क्या बना रही है? फूड बना रही है। अब लीफ फूड बना रही है, उसकी रिक्वायरमेंट तो रूट्स को भी है, रूट्स को भी है। क्यों? क्योंकि रूट्स को भी तो अपनी वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए एनर्जी चाहिए होगी, वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए भी। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो रूट्स के अंदर मीन्स बहुत सारे ऐसे फंक्शंस हैं जो स्टेम में भी होंगे, हमारे बहुत न्यू पार्ट्स ऐसे भी होंगे। सो मतलब कहने की बेसिकली कहने की बात ये है कि अगर लीफ कुछ बना रही है उसकी रिक्वायरमेंट पूरे प्लांट बॉडी को है। अब रूट्स अगर वाटर एब्जॉर्ब कर रही है तो उसकी रिक्वायरमेंट पूरी प्लांट बॉडी को है, स्पेशली लीव्स को है। क्यों? क्योंकि उन्होंने फूड बनाना है। सिमिलरली ऐसे ही यहाँ पर हमारे स्टेम में या कहीं भी प्लांट बॉडी में किसी भी पार्ट में कोई भी हार्मोन ऐसा है जो बन रहा है लेकिन उसकी रिक्वायरमेंट पूरे प्लांट बॉडी को है, तो वो ट्रांसपोर्ट कैसे होगा? वो भी ट्रांसपोर्ट होगा विद द हेल्प ऑफ दीज ट्रांसपोर्टिंग टिश्यूज जिनका नाम है जाइलम एंड फ्लोएम।
जाइलम एंड फ्लोम। तो इसकी हेल्प से हमारे प्लांट्स में सारा का सारा ट्रांसपोर्टेशन होगा। क्लियर? तो प्लांट्स में तो हमने ये देख लिया कि हमारा ट्रांसपोर्टिंग टिश्यू क्या है, जाइलम एंड फ्लोम। अब देखते हैं कि एनिमल्स के केस में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। अब एनिमल्स के केस में एज वी हैव सीन कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर डिवीजन ऑफ लेबर हो जाता है। डिवीजन ऑफ लेबर से मैंने अभी आपको बताया कि सेल स्पेसिफिसिटी भी आ जाती है। सेल स्पेसिफिक सेल्स एक दूसरे के साथ मिलकर के टिश्यू बनाएंगी, टिश्यू मिलकर के एक जैसे टिश्यू मिलकर के बनाएंगे हमारे ऑर्गन्स, और वही ऑर्गन फिर हमारा एक पर्टिकुलर उसी फंक्शन के लिए हमारा स्पेसिफिक हो जाएगा जिस तरह की उसमें सेल्स बनी हैं। अब सपोज करो जैसे किडनी सेल्स हैं, किडनी सेल्स आर मेंट टू फिल्टर द ब्लड ओनली। तो इन किडनी सेल्स से मिलकर के हमारा क्या बना, किडनी के टिश्यूज बने, उन टिश्यूज से मिलकर के हमारा क्या बना, किडनी बना। तो इस तरह से किडनी का काम क्या हुआ, फिल्ट्रेशन ऑफ द ब्लड। वो ब्लड को फिल्टर करती है और जितने भी मेटाबॉलिक वेस्ट होते हैं उसको ब्लड से निकाल देती है और ब्लड को प्योरीफाई करके हमारा वापस हार्ट तक पहुंचा देती है। जितना मैक्सिमली वो प्योरीफाई कर सकती है उतना मैक्सिमली प्योरीफाई किडनीज करती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अब मैंने यहाँ पर क्या नाम लिया, किस मीडियम के थ्रू हमने किसको प्योरीफाई करा, दैट इज ब्लड। ब्लड को हमने प्योरीफाई करा। अब ब्लड का यहाँ पर जिक्र कैसे हुआ, ब्लड का जिक्र इसलिए हुआ क्योंकि अगर हम ह्यूमन बॉडी का एक एग्जाम्पल लें, ह्यूमन बॉडी को अगर हम एक एज एन एग्जाम्पल अगर हम पढ़ें तो ह्यूमन बॉडी में जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो ट्रांसपोर्टेशन होता है विद द हेल्प ऑफ द ब्लड। यस, विद द हेल्प ऑफ द ब्लड। तो ब्लड इज द ट्रांसपोर्टिंग मीडियम इन अस, यानी इन ह्यूमन बॉडी। ठीक है, तो ब्लड का तो हमें ये पता लग गया ये ट्रांसपोर्टिंग मीडियम है, लेकिन अब ये ट्रांसपोर्टिंग मीडियम कैसे हमारा ट्रैवल करता है। आपने 9th क्लास में जाइलम एंड फ्लोम टिश्यू पढ़े होंगे, जो कि इस तरह से हमारे ट्यूब लाइक वो होते हैं, ट्यूब लाइक टिश्यू होता है, ट्यूब लाइक सेल्स होती हैं, इस तरह से ये एक दूसरे के साथ अरेंज्ड होती हैं, इस तरह से एक दूसरे के साथ अरेंज्ड होती हैं। और यहाँ पर क्या होता है कि वाटर यहाँ एब्जॉर्ब हुआ, कलेक्ट हुआ और ड्रॉप बाय ड्रॉप ये ऊपर लीफ तक हमारा पहुंच जाता है। क्लियर? तो जिस तरह से यहाँ पर ये सेल्स हमारी ज्वाइन होकर के एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना देती हैं, ऐसे ही ह्यूमन बॉडी के अंदर, ह्यूमन बींग्स के अंदर भी इसी तरह से हमारी कुछ वेसल्स और ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती है जिन्हें हम कहते हैं ब्लड वेसल्स। अब डिपेंडिंग अपॉन कि कौन सा ब्लड वेसल किस तरह का ब्लड कैरी कर रहा है, उसके बेसिस पर हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं वो 2 तरह की हो जाती हैं। ठीक है, अब यस हमने ब्लड वेसल्स पढ़ लिया, हमने वो पढ़ लिया, ब्लड पढ़ लिया, ट्रांसपोर्टिंग मीडियम क्या है हमारी बॉडी में। ठीक है, अब तीसरा हमारी बॉडी में जो मेजर ऑर्गन है, जो इन सभी चीज़ों में हमने क्या पढ़ा है अभी, ब्लड एज ट्रांसपोर्टिंग मीडियम एंड ब्लड वेसल्स एज द ट्यूब्स इन विच ब्लड इज फ्लोइंग, है ना। ब्लड क्या है हमारा, ट्रांसपोर्टिंग मीडियम। और ये हमारा क्या है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स दैट आर स्प्रेड ऑल ओवर इन आवर बॉडी, इन आवर बॉडी। ठीक है, अब इन ब्लड और ब्लड वेसल्स, अब अगर ब्लड वेसल्स में ब्लड को पंप करने के लिए कोई पंपिंग ऑर्गन ही नहीं होगा, देन हाउ कम द ब्लड या हाउ द ब्लड कैन फ्लो इन द ब्लड वेसल्स, है ना। तो तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, दैट इज द हार्ट। हार्ट हमारा क्या हो जाएगा, हार्ट इज द पंपिंग ऑर्गन, जो कि हमारे ब्लड वेसल्स में, पंपिंग ऑर्गन जो कि हमारे ब्लड वेसल्स में किसको, ब्लड को पंप करेगा। ठीक है, ये तो हमने अभी एक जो सिस्टम पढ़ा है ट्रांसपोर्टेशन का, ये पढ़ा है हमने ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। ठीक है,
This is blood vascular system. In human body basically हमारे दो तरह के सिस्टम्स प्रेजेंट होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम प्रेजेंट होते हैं. एक तो हमने पढ़ा है यहाँ पर ये ब्लड वैस्कुलर सिस्टम, एंड दूसरा जो हम पढ़ेंगे वो होगा लिम्फेटिक सिस्टम. लिम्फेटिक सिस्टम, जैसे यहाँ पर ब्लड है ट्रांसपोर्टिंग मीडियम, यहां पर हमारा लिम्फ हो जाता है ट्रांसपोर्टिंग मीडियम. इट इज सिमिलर टू द ब्लड इन इट्स कॉम्पोजिशन. इसके बाद जैसे ब्लड वेसल्स होती हैं ऐसे ही हमारी लिम्फेटिक वेसल्स हो जाती हैं जिनमें हमारा लिम्फ फ्लो करता है. इसके बाद यस, जैसे हार्ट यहाँ पर हमारा पंपिंग ऑर्गन है, यहाँ पर पंपिंग ऑर्गन कोई नहीं होगा, लिम्फ अपने आप ही फ्लो करता रहता है, क्योंकि लिम्फ का काम यहाँ पर सिर्फ हमारे डाइजेस्टिव प्रोडक्ट्स को हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब करने के बाद उनको पर्टिकुलर एक्शन या साइट ऑफ एब्जॉर्बेंस तक उनको पहुँचाना होता है. ठीक है, एक तो ये काम है. दूसरा लिम्फेटिक सिस्टम हमारा डील करता है व्हेन देयर इज एनी इन्फेक्शन इन आवर ब्लड. कोई भी ऐसा डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म अगर हमारी ब्लड में प्रेजेंट होता है तो उसमें हमारा जो लिम्फेटिक सिस्टम होता है वो उस डिजीज के पैथोजन या उस डिजीज के एजेंट से लड़ने के लिए हमारी बॉडी की हेल्प करता है. तो यहाँ पर क्योंकि ये सिर्फ हमारे एक्स्ट्रा जो काम हो रहे हैं उनमें ये हमारा पार्टिसिपेट कर रहा है. जो मेन काम हो रहा है यानी ट्रांसपोर्टेशन का, वो बेसिक काम हो रहा है, वो बेसिक मेन काम हो रहा है हमारा हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल्स के थ्रू. तो ब्लड वैस्कुलर सिस्टम इस तरह से हमारे लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है. अब यहाँ पर जैसे हार्ट है, यहाँ पर क्या होगा कि जो ये लिम्फेटिक वेसल्स हैं यहाँ पर ये ऐसा अपीयर होगा कि यहाँ पर ये एक नोट बना रही हैं बीच बीच में, कहीं कहीं पर ये हमारी लिम्फेटिक वेसल्स हैं जो वो एक दूसरे के साथ नोट बना रही हैं. इन्हीं को हम कहते हैं लिम्फेटिक नोड्स या लिम्फ नोड्स. ठीक है, या तो लिम्फेटिक नोड्स या फिर लिम्फ नोड्स. क्लियर? दे विल एक्ट लाइक द हार्ट, और यू कैन से कि यहाँ पर हार्ट जैसे तो ये बिहेव नहीं करेंगी, बट यहाँ पर ये नोट लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं इन द लिम्फेटिक वेसल्स. तो ये है हमारा लिम्फेटिक वेसल और एक है ये हमारा ब्लड वैस्कुलर सिस्टम. सो लिम्फेटिक सिस्टम का इतना इंपॉर्टेंस नहीं है, इतना ही है जितना मैंने आपको अभी बताया है. अभी जो मेन फंक्शन होगा वो होगा ब्लड वैस्कुलर सिस्टम का, यानी जितना भी बॉडी में हमारा रेगुलेशन हो रहा है हर चीज का. रेगुलेशन हर चीज का मतलब यस, हॉर्मोन्स हमारे सिक्रेट होते हैं कहाँ से? हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी में, पिट्यूटरी से फिर वो हमारे हॉर्मोन्स रिलीज होंगे. पिट्यूटरी ग्लैंड से हमारे हार्मोन रिलीज होने के बाद, अब सपोज करो कि पिट्यूटरी ग्लैंड ने हमारा हार्मोन रिलीज कराना है थायराइड ग्लैंड से, है ना. पिट्यूटरी ग्लैंड ने थायराइड ग्लैंड से हार्मोन सिक्रीट कराना है. अब पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करेगी कि वो एक ऐसा हार्मोन हमारा ऐसा रिलीजिंग हार्मोन्स ऐसे ये सिक्रीट करेगी जो कि आगे जाके एक्टिवेट कर देगा किसको? पिट्यूटरी ग्लैंड को, टू सिक्रीट आउट इट्स हार्मोन. ठीक है, सो ये एक है. अब पिट्यूटरी ग्लैंड का मैसेज, पिट्यूटरी ग्लैंड हमारी कहाँ है? ब्रेन में है. अब पिट्यूटरी ग्लैंड का मैसेज हमारी थायराइड ग्लैंड जो कि हमारे यहाँ है इधर तो क्या कहते हैं ये नेक पोर्शन में, तो यहाँ से यहाँ तक का मैसेज किस तरह से ट्रेवल होगा? विद द हेल्प ऑफ द ब्लड वेसल्स. तो हेड से नेक तक जो मैसेज आया वो आया विद द हेल्प ऑफ ब्लड वेसल्स. और उसको कंडक्ट किसने करा? उसके अंदर कंडक्ट क्या हुआ? ब्लड. ठीक है, तो इस तरह से ब्लड और ब्लड वेसल्स मिलकर के हमारे हार्मोन सिक्रेशंस में भी पार्टिसिपेट करती हैं. दूसरी चीज, जैसे अभी हमारा जो हमने ह्यूमन बीइंग एज यू कैन सी, हम ह्यूमन बींग्स हैं. हम ह्यूमन बींग्स बहुत सारी यानी बिलियन ट्रिलियंस ऑफ सेल्स के मिलकर के बने हुए हैं. हम हंड्रेड्स ऑफ ट्रिलियन सेल्स के हम मिलकर के हम बने हुए हैं. तो इतनी सारी सेल्स हैं, हर सेल में कुछ ना कुछ डेब्रिस होता है, जैसे कि हमने अभी यूनिसेलुलर में भी देखा, हर सेल में कुछ ना कुछ सेलुलर डेब्रिस बनता है. अब वो सेलुलर डेब्रिस सेल्स से रिमूव होकर के कहाँ पहुंचता है? हमारे एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स तक पहुंचता है, क्योंकि एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स ही तो हमारे ऐसे स्पेसिफिक ऑर्गन्स हैं जो एक्सक्रीशन में पार्टिसिपेट करेंगे. अब अगर वही सेलुलर डेब्रिस हमारा एक्सक्रीटरी ऑर्गन तक ना पहुंचे,
सेलुलर डेब्रिस अगर एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स तक नहीं पहुंचेगा तो वही डेब्रिस हमारे अंदर इकट्ठा होता रहेगा, वही हमारा कूड़ा करकट, हमारी बॉडी जो है, हमारी बॉडी में कूड़ा करकट इकट्ठा होता रहेगा, और इकट्ठा अगर होता रहेगा तो हम सर्वाइव ज़्यादा दिन नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि जो सेलुलर डेब्रिस अंदर इकट्ठा हो रहा है उसके अंदर वी डोंट नो कि किस तरह के सब्सटेंसेस उसमें बन रहे हैं, नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस बन रहे हैं, सल्फर सब्सटेंसेस बन रहे हैं, या किस तरह के सब्सटेंसेस हमारी बॉडी अंदर प्रोड्यूस कर रही है। तो उन सब का हमारी बॉडी पर बहुत सारे इल इफेक्ट्स होंगे। इल इफेक्ट्स होने की वजह से ही तो हम उनको रिमूव कर रहे हैं ना बॉडी से। तो उस सेल्यूलर डेब्रिस को इकट्ठा करने का काम कौन कर रहा है? हमारा ब्लड। उस सेल्यूलर डेब्रिस को उस सेल से रिमूव करने का काम ब्लड कर रहा है, और ब्लड हमारा कहाँ फ्लो हो रहा है? ब्लड वेसल्स में। सो इन दिस वे ब्लड जो है ये हमारे हॉर्मोन्स की सिक्रीशन को अगर एक्टिवेट कर रहा है तो ये हमारे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को भी ब्लड हमारी बॉडी सेल्स से कलेक्ट कर रहा है। हमारे बॉडी सेल में, जैसे हमने लास्ट जो टॉपिक पढ़ा था रेस्पिरेशन, उसमें भी हमने ये पढ़ा था कि एक हीमोग्लोबिन नाम का हमारी बॉडी में, हमारे ब्लड में एक पिगमेंट होता है जो कि ऑक्सीजन को ग्रैब करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करता है व्हेन इट कम्स इन द कांटेक्ट ऑफ द एल्वियोलाई। बट जब वो हमारी बॉडी सेल्स के कांटेक्ट में होता है देन वो ऑक्सीजन को रिलीज करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रैब करता है। क्यों? क्योंकि बॉडी हमारी जो बॉडी है वो सेवरल सेल्स की बनी है, हर सेल कुछ ना कुछ वेस्ट प्रोडक्ट बना रही है। CO2 इज ऑल्सो एक्ट्स एज द वेस्ट प्रोडक्ट फॉर अस। तो हीमोग्लोबिन जैसे ही हमारी बॉडी सेल्स तक पहुंचता है वो ऑक्सीजन को बॉडी सेल को दे देगा, और बॉडी सेल से जितनी भी हमारी कार्बन डाइऑक्साइड होगी उसको खुद ले लेगा, ठीक है, और फिर पहुंचा देगा इसको कहां तक? एल्वियोलाई तक पहुंचा देगा। तो इस तरीके से ब्लड में ऑक्सीजन किसके थ्रू आ रही है? हीमोग्लोबिन के थ्रू आ रही है, और वही ऑक्सीजन हर एक बॉडी सेल को किसके थ्रू मिल रही है? ब्लड के थ्रू मिल रही है। सो इन दिस वे ब्लड vascular system plays a vital role and so important roles in the regulation of all the body activities as well as all the life processes. So ये हमारे life processes का एक हार्ट सिस्टम, या यू कैन से हमारी एक लाइफ प्रोसेसेस का एक ये मेन सेंटर है, ठीक है। अगर ये ना हो तो हमारी बॉडी सरवाइव ना कर पाए, ठीक है। सो ये था हमारा ऑल इंट्रोडक्शन अबाउट द ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। अब देखते हैं हम वन बाय वन हमारे, पहले तो हम ब्लड वेसल्स को ही देखते हैं कि ब्लड वेसल्स हमने अभी ड्यूरिंग द लेक्चर और ड्यूरिंग द क्लास ही मैंने अभी आपको बताया था कि एक ब्लड वेसल में किस तरह का ब्लड फ्लो कर रहा है, उसके बेसिस पर हमारी ब्लड वेसल्स दो तरह की होती हैं, ठीक है। अब देखते हैं हमारी बॉडी में ना बेसिकली दो तरह का ब्लड होता है, एक तो ऑक्सीजनेटेड जिसमें हमारा ऑक्सीजन हो, और दूसरा होता है डीऑक्सीजनेटेड जिसमें हमारी ऑक्सीजन नहीं होती। ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो हमारा फ्लो करता है आर्टरीज में, ठीक है, ये ब्लड फ्लो करता है हमारा आर्टरीज में। एंड जो हमारा डीऑक्सीजनेटेड होता है वो हमारा फ्लो करता है हमारी वेन्स में। आर्टरीज में कौन सा ब्लड फ्लो कर रहा है? नंबर 1 ऑक्सीजनेटेड ब्लड, एंड वेन्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्लियर? ऑक्सीजनेटेड ब्लड आर्टरीज में, वेन्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब देखो क्योंकि ह्यूमन बॉडी हमारी बहुत बड़ी है, बहुत सारी सेल्स हैं। अभी एक हमारा हार्ट किधर है? हमारा हार्ट इज इन द चेस्ट कैविटी, चेस्ट कैविटी यानी थोरेसिक कैविटी में हमारा है। इन द रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में जब हमने लंग्स पढ़ा था तो वहां पर बताया था मैंने आपको, यस, कार्डियक नोच ऑफ द लेफ्ट लंग में प्रेजेंट है वो। अब
थोरेसिक कैविटी में हमारा लंग प्रेजेंट है, और हमारी जो बॉडी सेल्स हैं वो हमारे ब्रेन में भी हैं और हमारे लेग्स में भी हैं, टो में भी हैं हमारे। तो यहाँ तक ब्लड किस तरह से फ्लो कर रहा है, ठीक है, और वो हम अभी ब्लड वेसल्स के थ्रू देखेंगे कैसे कैसे फ्लो कर रहा है। अब ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट तो हमारी इस सेल को भी है, यानी हमारे स्कल में जो हमारे ब्रेन में जो हमारी सेल्स प्रेजेंट है उनको भी है, इनफैक्ट हमारे हेयर फॉलिकल्स को भी है, ठीक है, और हमारे टो को भी है। क्लियर? तो यहां से यहां तक इतनी पूरी बड़ी बॉडी में हमारा जो ब्लड फ्लो करेगा तो उसके लिए एक ब्लड का प्रेशर होना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि अगर कोई भी चीज फ्लो तभी कर पाएगी तो वो तभी फ्लो कर सकता है ना जब उसका एक प्रेशर मेंटेन करा जाए, है ना। तो वो प्रेशर मेंटेन कैसे किया जाता है? वो प्रेशर मेंटेन किया जाता है बाय द ल्यूमन ऑफ दीज वेसल्स। हार्ट ने तो पंप कर दिया, हार्ट ने तो अपनी तरफ से जितना उसमें वो पुश डाल सकता था ब्लड में उतना हार्ट ने उस पे पुश डाल दिया है। अब वो प्रेशर मेंटेन करने की जो बात आ जाती है वो आ जाती है इन ब्लड वेसल्स पर, आर्टरीज पर और वेन्स पर। अब आर्टरीज में, क्योंकि आर्टरीज क्या कैरी कर रही हैं? ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही हैं, तो इसका प्रेशर ज्यादा होना जरूरी है या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का प्रेशर ज्यादा होना जरूरी है? यस, ऑक्सीजनेटेड ब्लड का प्रेशर ज्यादा होना जरूरी है। इसीलिए इनका जो ल्यूमेन होता है, ल्यूमेन क्या होता है अभी मैं बताती हूं, इनका जो ल्यूमेन होता है वो नैरो होता है, और यहां पर इनका जो ल्यूमेन होगा वो होगा वाइड होगा। अब ल्यूमेन क्या होता है? सपोज करो कि ये हमारी कोई ब्लड वेसल है, ठीक है, ये एक हमारी ब्लड वेसल है। अब ब्लड वेसल में ल्यूमेन क्या होगा? ये उस ब्लड वेसल की वॉल की कॉम्पोजिशन है, यानी ये वॉल है, ये वॉल के अंदर हमारी सेल्स प्रेजेंट है। अब ल्यूमेन क्या होगा? ये वाला जो हिस्सा होगा ना, दिस पोर्शन इज नोन एज द ल्यूमेन ऑफ द ब्लड वेसल। अब ये जो ल्यूमेन है ये आर्टरीज के केस में कम होता है, आर्टरीज के केस में ये कम होगा और वेन्स के केस में ये ज्यादा होगा। अब थर्ड चीज, आर्टरीज जो होती हैं दे कैरी द ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, दे कैरी द ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट, यानी टूवर्ड्स द बॉडी। एंड वेन्स जो होती हैं दे कैरी द ब्लड टूवर्ड्स द हार्ट। ये डिफरेंस तो यहीं से हमें पता लग गया है ना, क्यों? क्योंकि आर्टरीज के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो कर रहा है और वेन्स में डीऑक्सीजनेटेड। अगर आर्टरीज में ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो कर रहा है तो ये हमारा कहाँ जाएगा? हार्ट से सेवरल बॉडी ऑर्गन्स तक। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अगर फ्लो कर रहा है यानी कि इसने हमारे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को जो सेल्स में हमारे बॉडी वेस्ट के साथ हमारा मिक्स हो गया था उस ब्लड को कलेक्ट करा और उसको कहाँ तक पहुंचा दिया? हार्ट तक पहुंचा दिया। अब एक चीज हमारे पास, अब हार्ट से हमने एक लास्ट जो हमारा रेस्पिरेशन वाला टॉपिक था उसमें हमने पढ़ा था कि हार्ट से एक हमारी आर्टरी निकलती है जिसका नाम है पल्मोनरी आर्टरी, है ना, और हार्ट से एक लंग्स से एक वेन निकलती है जिसका नाम है पल्मोनरी वेन। अब पल्मोनरी वेन एंड पल्मोनरी आर्टरी ये दोनों नॉर्मल आर्टरी और वेन से डिफरेंट होती है। क्यों? क्योंकि वहां पर पल्मोनरी आर्टरी कैरी करेगी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड पल्मोनरी वेन कैरी करेगी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, बस इतना सा डिफरेंस हमारी पल्मोनरी आर्टरी एंड वेन एंड नॉर्मल आर्टरी एंड वेन में होता है। क्लियर? सो ये था हमारा ब्लड वेसल। अभी आर्टरी एंड वेन तो हमने देख ली। अब यहां पर हम देखेंगे कि ये आर्टरी एंड वेन जो हैं ये हमारी नॉर्मल ब्लड वेसल जो होती है ना वो है। अब हार्ट से जो हमारी मींस पूरी बॉडी में जो हमारी ब्लड वेसल्स फैली हुई है ये वो हैं। अब
ये सभी जो हमारी पर्टिकुलर ऑर्गन में एक एक आर्टरी है, अब वही आर्टरी आगे फर्दर उस ऑर्गन में पहुंचने के बाद एक एक सेल तक उस ब्लड को पहुंचाने के लिए डिवाइड हो जाती है फर्दर हमारी ब्लड कैपिलरीज में, स्मॉल स्मॉल ब्लड वेसल्स में वो डिवाइड हो जाती है, जिन्हें हम कहते हैं ब्लड कैपिलरीज। ठीक है, नॉर्मल ऑर्गन्स के अंदर, यानी नॉर्मली अगर हम बात करें ऑर्गन्स के अंदर एक एक आर्टरी, एक एक वेन वगैरह प्रेजेंट रहेंगी, एक एक दो दो जो भी हैं। ठीक है, अब यही आर्टरीज हमारी जब हार्ट से निकलती है ना, तो ये एरोटा के फॉर्म में निकलती हैं, और वेन्स जब अपना इम्प्योर ब्लड डंप करेंगी हार्ट में, तो वो फॉल करेंगी वेना कावा की फॉर्म में। ठीक है, दे विल फॉर्म वेना कावा एंड arteries will be formed from the aorta. Veins will form vena cava and aorta will divide into arteries. So in this way, these are the two mega blood vessels. Which one? Aorta and vena cava. These are the largest blood vessels or the large blood vessels. एरोटा से हमारी आर्टरीज डिवाइड हो रही हैं, आर्टरीज निकल रही हैं, एंड वेना कावास ज्वाइन होकर के बना रही हैं, सॉरी वेन्स ज्वाइन होकर के बना रही हैं वेना कावा। क्लियर? सो दिस वाज ऑल अबाउट द ब्लड वेसल्स। अब बात करते हैं हम ब्लड की। एक प्रेशर वाला पॉइंट रह गया है बेटा। प्रेशर का जो ब्लड प्रेशर होगा वो आर्टरीज में ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू वेन्स। दैट्स इट। बस उसके बाद आपका ये आर्टरीज एंड वेन का डिफरेंशिएशन का टॉपिक कंप्लीट, एंड इनके बारे में जो आपको बताना था वो भी कंप्लीट। अब इसके बाद हम बात करते हैं सीधा सा आगे ब्लड की। वैसे तो हमने ब्लड के बारे में 9th क्लास में भी पढ़ा है कि ब्लड हमारा कनेक्टिंग टिश्यू होता है, और ब्लड हमारा कनेक्टिंग टिश्यू क्यों होता है? बिकॉज इट कनेक्ट्स सेवरल बॉडी पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। ठीक है, अब ब्लड बेसिकली जो होता है ये हमारा कंपोज्ड होता है प्लाज्मा, आरबीसीज, WBCs, platelets. These are the three types of the cells that are present in the blood, and this one is the liquid portion of the blood. ठीक है, जिसकी वजह से ब्लड में फ्लूइडिटी आती है, वो है प्लाज्मा। ये हमारा लिक्विड सब्सटेंस होता है, इसीलिए इसके बारे में हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। अब देखते हैं आरबीसीज। आरबीसीज क्या होती है? दीज आर द रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स एंड दीज आर द वाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स एंड दीज आर द प्लेटलेट्स। अब रेड ब्लड कार्पस्कल्स एंड व्हाइट ब्लड कार्पस्कल्स। रेड ब्लड कार्पस्कल्स के अंदर बेसिकली क्या है? दे इम्पार्ट रेड कलर टू ब्लड। व्हाई? बिकॉज दे हैव हीमोग्लोबिन, क्योंकि इनके अंदर हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन क्या है? हमारा रेस्पिरेटरी पिगमेंट विच जॉइंस विद ऑक्सीजन एज वेल एज कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसके बाद बात आती है हमारी व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स की। जैसे ही हमारे ब्लड में या हमारी बॉडी में कोई भी इन्फेक्शन होता है तो वो अल्टीमेटली हमारी ब्लड तक पहुंच जाता है। सपोज करो कि आपको अगर मच्छर ने भी बाइट किया, अगर आपको मस्किटो ने भी बाइट किया, तो वो मस्किटो बाइट से जो भी उसने मस्किटो ने जो भी पैथोजेंस को हम आपकी बॉडी में इंजेक्ट किया, वो पैथोजन सबसे पहले कांटेक्ट में किसके आएंगे? हमारे स्किन के कांटेक्ट में आने के बाद वो उसके बाद ब्लड के कांटेक्ट में आएंगे। ब्लड के थ्रू ही वो हमारे उस पर्टिकुलर ऑर्गन तक पहुंचेंगे जहां पर जाकर उस पैथोजन ने ड्वेल करना है, उस पैथोजन ने अपने आप को मल्टीप्लाई करना है, उस ऑर्गन तक वो पहुंचेंगे विद द हेल्प ऑफ ब्लड। ठीक है, बट ब्लड के अंदर, क्योंकि अब ब्लड के अंदर ही हमारा मेजर जितना ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है वो ब्लड के थ्रू ही हो रहा है, तो हमारे ब्लड के अंदर ही व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स होती हैं कि सपोज मतलब सपोज तो क्या ब्लड के अंदर ही हमारी व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स होती हैं जो कि किसी भी पैथोजन पर अटैक करती हैं,
that attacks any pathogen that is present in the blood. जो हमारे ब्लड में प्रेजेंट है उसी पैथोजन पर वो अटैक करती हैं. इनफैक्ट वाइट ब्लड सेल्स जो होती हैं वो हमारी ये यू कैन ऑल्सो से कि वो हमारे मेमोरी सेल्स भी बना देती हैं समटाइम्स. वाइट ब्लड कॉर्पसेल्स जो हैं दे हेल्प इन द इम्यून सिस्टम of the human body by attacking the pathogen that is present in our blood. तो white blood cells का हमारा immunity में काम हो गया. इसके बाद आता है हमारे platelets. platelets का क्या काम होता है? As soon as you get any injury, any kind of injury, जैसे ही आपको कोई भी चोट लगती है आपका ब्लड फ्लो करने लगता है, बट आफ्टर सम टाइम यू विल सी कि ब्लड फ्लो नहीं हो रहा है. अब वहां पर एक ब्लड का क्लॉट बन गया है. जैसे ही इंजरी हुई ये काम करेंगे हमारी प्लेटलेट्स. जैसे ही इंजरी हुई, इंजरी से क्या हुआ? ब्लड फ्लो हुआ. ब्लड फ्लो ने क्या किया? क्योंकि अब वहां पर क्या हो रहा है, हमारी ब्लड फ्लो कर रहा है तो वहां पर हमारे ब्लड के अंदर ही हमारी ये सेल्स प्रेजेंट है, तो प्लेटलेट्स भी हमारी रिलीज होंगी. जैसे ही हमारी प्लेटलेट्स रप्चर हुई, प्लेटलेट्स हमारी रप्चर हो जाएंगी. प्लेटलेट्स के रप्चर होने से दे विल सिक्रिएट अ प्रोटीन दैट्स नेम इज थ्रोम्बोप्लास्टिन. ठीक है, थ्रोम्बोप्लास्टिन ये रिलीज करेंगी. अब जो ये थ्रोम्बोप्लास्टिन है ये प्रोथ्रोम्बिन के साथ ये प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देगा. और जो ये थ्रोम्बिन है अब ये हमारा फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट कर देगा. और यही फाइब्रिन आगे हमारा क्या बना देगा? ब्लड क्लॉट बना देगा. क्लियर? जैसे ही इंजरी हुई ब्लड फ्लो हुआ, ब्लड फ्लो होने से हमारे प्लेटलेट्स रप्चर हुए, प्लेटलेट्स के रप्चर होने से थ्रोम्बोप्लास्टिन एक प्रोटीन है हमारा, ये भी प्रोटीन है, ये भी प्रोटीन है, ये भी प्रोटीन है, ये भी और ये भी, ये सभी हमारे प्रोटीन्स हैं. थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज हुआ. थ्रोम्बोप्लास्टिन के रिलीज होते ही, क्योंकि जहां जो हमारा इंजर्ड हमारा पार्ट होगा वहां पर हमारा प्रोथ्रोम्बिन प्रेजेंट होगा. वही प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बोप्लास्टिन की प्रेजेंस में थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो जाएगा और वही थ्रोम्बिन आगे फिर फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट कर देगा. और यही फाइब्रिन आगे फिर मिलकर के क्या बनाएगा? हमारा ब्लड क्लॉट. ठीक है, इन दिस वे ब्लड क्लॉटिंग हमारी होती है विद द हेल्प ऑफ द प्लेटलेट्स. क्लियर? अब ब्लड जो है, ब्लड के अंदर मैक्सिमम पोर्शन जो होता है 70% जो पोर्शन होगा दैट विल बी कंप्राइज्ड ऑफ प्लाज्मा एंड रेस्ट ऑफ द पोर्शन यानी 30% जो है वो हमारी ब्लड कॉर्पसेल्स हैं या ब्लड सेल्स हैं. रेड ब्लड सेल्स दे इम्पार्ट द रेड कलर टू द ब्लड. व्हाई? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द हीमोग्लोबिन. एंड रेड ब्लड जो सेल्स होती हैं, वन मोर थिंग, वन इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट दीज, RBCs are synthesized in our body from the red bone marrow which is present in our leg bones. Second, RBCs का जो लाइफ टाइम होता है that is of 120 days. After 120 days they die by themselves. Third, they are the enucleated cells, यानी they lack the nucleus. They lack the proper nucleus. These are the facts about the RBCs. अब अगर WBCs की बात करें तो WBCs के पास हमारे बहुत सेवरल काइंड ऑफ न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं. कहीं पर बाइलोब्ड है, कहीं पर ट्राइलोब्ड है, कहीं पर इरेगुलर शेप्ड है. सो इस तरह से WBCs हमारी न्यूक्लिएटेड सेल्स होती हैं और RBCs हमारी इन्यूक्लिएटेड सेल्स होती हैं. ठीक, दिस वाज ऑल अबाउट द ब्लड. अब हार्ट का स्ट्रक्चर एंड हार्ट, डबल सर्कुलेशन, ब्लड प्रेशर, इन सब के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे. तब तक के लिए टेक केयर. थैंक यू. बाय बाय.